हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं क्लास 10th के और 12th के जो है ऑब्जेक्टिव्स के सेशन लाता हूं। हिंदी के मैं 2 सेक्शन लाया था। आप लोगों ने उस पर रिव्यू कम दिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आज साथियों मैं सामाजिक विज्ञान लाया हूँ। विज्ञान, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के जो है आप लोगों के सेट्स आने वाले हैं। 2-3 पार्ट्स में करवा दूंगा मैं पूरे पूरे कंप्लीट, है ना। साथियों, ये 300 350 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो है क्लासेस हैं। अगर आप लोग केवल इनको ही बार बार रिवाइज करते हैं तो 101% गारंटी है मेरी कि इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चंस जाने वाले नहीं है। मैं एक दिन का सेशंस लेता हूँ, पार्ट फर्स्ट। उसमें एमसीक्यूज लगाता हूँ, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस की। जैसे 4 विकल्पों में से एक चुनने वाला, बहुविकल्पी जिन्हें हम कहते हैं। दूसरा पार्ट लाता हूँ साथियों, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी। इस तरह से जो है एक मैनर में जो है हम उस चीज को कंप्लीट करते हैं। तो अब बात करता हूँ साथियों सामाजिक विज्ञान। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे सेशंस में आए हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आप चैनल पर जुड़ सकते हैं, है ना। क्लास 10th और 12th की पूरी गारंटी मेरी है। मैं ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसके बाद 4 सेट लगवाऊंगा। सामाजिक का और गणित के तो सेट लगवा भी चुका हूं, आप देख लीजिएगा। लेकिन साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों से, ताकि हर किसी को जो है इसका फायदा मिल जाए। पहला प्रश्न है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं साथियों। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज्यादा वन अगर किसी स्टेट में है तो आप लोगों को शायद पता होगा कि कौन से स्टेट में है। हमारे मध्य प्रदेश में, है ना। उड़ीसा, बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? तो ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा एवं बिहार की जनजातियां जब शादी करती है उस समय जो है वो आम और इमली की जो है पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? आम और इमली की जो है वो पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फटाफट से आंसर की खोज भी कीजिएगा, है ना। शांति घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान दीजिएगा, शांति घाटी का संबंध जो है साथियों केरल राज्य से है ना। भिंगवेरा, इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद, जिसका आजकल नाम कर दिया शायद प्रयागराज, वहां पर कुंभ महाकुंभ चल रहा है। ये महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस ट्रिक से करते हैं तो कौन सी होगी? गंगा नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, भोपाल की जो झील है उसका निर्माण किस सदी में हुआ है? तो भोपाल की झील का निर्माण साथियों 11वीं सदी में हुआ है ना। सरदार सरोवर जो डैम है हमारा, ये किस नदी पर स्थित है ना। देखो, कौन सी नदी? मध्य प्रदेश की मोक्षदायिनी, जो कि अमरकंटक से के पर्वत से निकलती है, जिसे हम कहते हैं नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी का ध्यान रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। सभी नदियां पूर्व की ओर जाती है, लेकिन ये नदी पश्चिम की ओर जाती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। साथ ही साथ साथियों, इस पर एक डैम बना है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। और इसी ही डैम पर आप लोगों ने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जिसे हम कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना। तो वो कहां पर है? इसी डैम पर है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न। पालर पानी कहा जाता है? पालर पानी किसे कहा जाता है? पालर पानी हम कहते हैं भूमिगत जल को जो है क्या कहा जाता है? पालर पानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो स्थानांतर कृषि होती है, हम उस कृषि को जो है वेब नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है। फटाफट से लाइक कीजिएगा और फिर फटाफट से आगे बढ़िएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन से मिलता है और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत कर पाऊँगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो मेरी मेहनत दुगनी होगी। अगर आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, है ना।
किस फसल को हम पीला सोना कहते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी फसल होती है साथियों? सोयाबीन होती है। और इसी सोयाबीन के नाम पर मध्य प्रदेश का एक नाम है सोया स्टेट। यहाँ पर बाघ सबसे ज्यादा है, उनके नाम पर है टाइगर स्टेट। और साथ ही साथ साथियों कह दूं कि सोयाबीन जो होती है हम उसे पीला सोना कहते हैं, है ना। अगला है साथियों, वे फसलें जो वर्षा ऋतु में आरंभ में बोई जाती है हम उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, वर्षा ऋतु में हम सोयाबीन बोते हैं। सोयाबीन जब काटते हैं तो बारिश ज्यादा होती है तो हमारी सोयाबीन खराब हो जाती है, तो हम ऐसी फसल को क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें कहते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं होते हैं, गेहूं को हम घर में रखते हैं, ये संभाल कर रखते हैं। खराब होते हैं क्या? वो नहीं होते हैं, इसलिए हम उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। ठीक है, ये रबी और खरीफ में अंतर भी आईएमपी प्रश्न है, और ये मैं आगे आप लोगों को करवाऊंगा प्रश्न जब करवा दूंगा, है ना। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों और देरी को जो है घटाता है? वाहनांतर तो कौन सा घटाता है साथियों? और रेल परिवहन जो है वाहनों के अंतर को, हानियों को और टाइम को जो है कम कर सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है ना। सॉरी साथियों, रेल परिवहन प्रमुख साधन, लेकिन कौन घटाता है? तो वो घटाता है पाइपलाइन। ठीक है, ये है इसका सही आंसर। ठीक है, ओके, मैंने जल्दबाजी में गलत लगा दिया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, प्रमुख साधन कौन सा है? रेल परिवहन जो है हमारा प्रमुख साधन है। अगला है साथियों, कौन सा उद्योग जो है उर्वरक उद्योग है? तो आप सभी जानते हो गन्ना कोई उर्वरक नहीं है, अमूल डेयरी उर्वरक नहीं है, साइकिल उर्वरक नहीं है। हम खेत में क्या डालते हैं? डीएपी। तो हमारा डीएपी उद्योग क्या है? उर्वरक उद्योग है। भारत में किस राज्य में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो चीनी, बार बार आप लोग देखो टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, तो गन्ना के किसानों का इशू कहाँ आया था, है ना। जैसे पे कि राहुल गांधी की मीम्स बनी थी कि गन्ना किसानों, है ना। तो कहाँ पर हुआ था ये सारा? ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर चीनी का उत्पादन कोई स्टेट करता है तो हमारा पड़ोसी उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग कौन सा है? उपभोक्ता आधारित उद्योग जो है कौन सा है? ठीक है, तो जो चीनी उद्योग होता है साथियों हमारा, वो उपभोक्ता आधारित उद्योग होता है ना। आप लोगों ने पुरानी टीवी पिक्चरों में देखा होगा कि आंख पर पट्टी बंधी हुई और तराजू लिए एक महिला खड़ी रहती है। तो आपने कहाँ देखा होगा? पिक्चरों में, न्यायालयों में देखा गया होगा। तो इस तरह की जो आकृति रहती है वो किसका प्रतीक होती है? न्याय का प्रतीक होती है। फटाफट से लाइक करके आगे बढ़िए और फटाफट से शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक। आपके शेयर से मुझे बहुत अधिक मात्रा में जो है मोटिवेशंस मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस भी क्रिएट कर पाता हूँ, और उससे जो है आप और हमारे बीच में एक पुल जो है वो बंधता है। इस पुल को अगर आप बांधना चाहते हो तो बांध सकते हो, है ना। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में क्या हो जाती है? सर्दी जुकाम हो जाती है। ये कथन किसका था, है ना? क्या है कि फ्रांस छींकता है तो कहाँ हो जाती है? तो ये कथन था साथियों मेटरनिख का, जो ये कथन था। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? पालना। यूरोपियन सभ्यता का पालना हम किसे कहते हैं? वो कहते हैं यूनान को। किसको कहा जाता है? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का जो है पालना कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि साथियों आप लोगों के व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, जो कि मेरी तो समझ के परे है कि इतना कम क्यों। हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा, थोड़ा सा हमारी हेल्प कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न यह है, फ्रांस में सिक्कों एवं डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई? किसकी छवि अंकित की गई? तो वो की गई है साथियों मारियान की, है। मेट मेटरनिक चांसलर था। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रेलिया का। असहयोग आंदोलन कब हुआ? जनवरी 1921 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है शुरू हुआ था, है ना।
बारदोली में एक सत्याग्रह हुआ था साथियों, उसमें कई सारी महिलाओं ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। उस सत्याग्रह आंदोलन में का संबंध किससे है? तो उस सत्याग्रह आंदोलन का संबंध साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में मिली थी। ठीक है। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? भारत में क्यों गिर गई थी? क्योंकि हमारे यहाँ क्या चल रही, महामंदी के कारण जो है कीमतें गिर गई थी। ठीक है। अगला है साथियों रिंडर रिंडर पेस्ट क्या है? तो रिंडर पेस्ट क्या है? एक बीमारी है। क्या है? रिंडर पेस्ट एक बीमारी है। ठीक है। फटाफट से शेयर कीजिएगा, फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का सहयोग मांग रहा हूं, सहयोग दीजिए। ठीक है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? हम उस मार्ग को कहते हैं सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग भी हो सकता है, या हिंदी में हम इसे कहेंगे रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो है उसे कहते हैं। निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कार्नला लागू किया था? तो कौन से देश ने किया था? ब्रिटेन ने जो है ये कार्नला लागू किया था, है ना। दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? ठीक है। क्या है साथियों? एल डोराडो किवंदितियों की बदौलत सोने का शहर। क्या है? किवंदितियों की बदौलत सोने का शहर को हम क्या कहते हैं? एल्डारोडो। क्या कहते हैं? एल्डारोडो। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, आप लोगों को पता है साथियों विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें सारे देश जो है जो विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे वो दो भाग में बटे थे। एक थे मित्र राष्ट्र, दूसरे थे दूरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र कौन थे, है ना, आपसे पूछेगा। अब इससे एक और प्रश्न बनता है कि दूरी राष्ट्र कौन थे। तो मैं यहीं से आप लोगों को जो है समझाता हूं साथियों। जो हमारे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये कौन थे? मित्र राष्ट्र। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की, ये कौन से राष्ट्र थे हमारे? ये थे दूरी राष्ट्र, है ना। कौन से राष्ट्र? दूरी राष्ट्र। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाऊंगा 50, लेकिन साथ साथ क्वेश्चंस के सहित में करवा दूंगा उनको 90। मतलब आपको 90% और मैं ऐड करवा दूंगा, और ज्यादा 190% के आसपास जो है आपके प्रश्न हो जाए। प्राच्य से क्या अभिप्राय, है ना। किससे? प्राच्य से क्या अभिप्राय है? तो क्या है साथियों इसका आंसर? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को हम क्या कहते हैं? प्राच्य कहते हैं, है ना। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो लंदन जो है साथियों हम उसे क्या कहते हैं? फिनिशिंग सेंटर के नाम में जो है जानते हैं। ठीक है। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन। ठीक है। कहाँ है? ब्रिटेन, है ना। अगला है साथियों स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पिनिंग जेनी ने किस प्रकार की जो है प्रक्रिया में वृद्धि की? तो कताई की जो प्रक्रिया थी उसमें वृद्धि की। जेम्स वार्ड ने किसके बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया था? किसके इंजन में सुधार किया था? तो न्यूकामेन ने एक भाप इंजन बनाया था, जेम्स वार्ड ने उसमें सुधार किया और वो इंजन जो है प्रॉपर रूप से जो है चलने लग गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से मानी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, हमेशा जो हमारा वस्त्र उद्योग से ही हमारी औद्योगिक क्रांति जो है शुरू हुई थी। ठीक है। फटाफट से आप लोगों के 33 क्वेश्चन आ गए हैं। अब अगला 34वां क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? जर्मनी, अमेरिका, रूस, क्या ये हमारे पड़ोसी है? तो ये तीनों जो है हमारे पड़ोसी नहीं, नेपाल हमारा पड़ोसी है ना। ऐसी स्थिति में आपको याद रहना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो मैं लिख देता हूँ
कौन कौन से हैं? एक है हमारा साथियों भूटान, ठीक है, दूसरा है बांग्लादेश, ठीक है, तीसरा है नल्ला, नल्ला अर्थात पाकिस्तान, ठीक है, फिर श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, है ना, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉर्डर केवल इन्हीं देशों से, एक और होती है म्यांमार। फिजिकल बॉर्डर में हम इतने ही देशों से टच होते हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, ठीक है। शासन के विभिन्न अंग कितने होते हैं? तो शासन के जो विभिन्न अंग रहते हैं साथियों, ये होते हैं कितने? 3। कितने होते हैं? 3 शासन के विभिन्न अंग होते हैं। शासन में विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारा क्या कहलाता है? सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सत्ता शैक्षिक वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्ता का शैक्षिक वितरण कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, स्थानीय संस्था वाली संस्था जो शहरों में काम करती है। देखिए, ग्राम पंचायत कहाँ करती है? गांव में। जनपद पंचायत कहाँ करती है? ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। विधान परिषद पर काम करती है, विधानसभा के स्तर पर। ऐसी कौन सी संस्थाएं जो नगरों के शहरों में करती? तो शहरों में करती है, हमारे शहरों के स्तर पर जिसमें हम महापौर चुनते हैं, तो वो हमारी संस्था होती है नगर निगम, ठीक है। एक साथ अब फिर से हमारे 4-5 क्वेश्चन तैयार हुए। भारतीय संविधान में विषयों की सूची कितनी है? हमारे कितने विषय सूची है? 3 सूची है। कितनी है? 3 सूची है। एक संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। अगर आपसे नाम पूछता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची जो होती है, ठीक है। ग्रामीण स्तर पर शासन की इकाई को क्या कहते हैं? मैं ऊपर करवा चुका हूं, तो क्या है? ग्राम पंचायत। क्या होगी? ग्राम पंचायत जो है ग्रामीण स्तर पर जो है काम करने वाली संस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जिन लोगों को भी इनके जो है साथ में पीडीएफ चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, संविधान की जो व्याख्या होती है, उसकी व्याख्या करने का अगर किसी के पास अधिकार है, तो वो केवल न्यायालय की। कौन सा विषय जो है केंद्र सूची में नहीं है? कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं? अब विदेश की बात आएगी तो इसका निर्णय केंद्र ही लेगा। मुद्रा की बात आएगी साथियों तो केंद्र ही लेगा। जब बैंकिंग सुविधा की बात आएगी तो केंद्र ही लेगा। केवल कानून ही ऐसा है साथियों कि राज्य स्तर पर बना सकता है, और जो है अपने स्थान पर जो है सरकार भी अपने स्थान पर बना सकती है। तो कानून जो है केंद्र सूची का विषय नहीं, ठीक है। कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? विवाह, तलाक, ग्रहण दत्त, वंशानुक्रम, ठीक है। तो देखो, हम किसी को ग्रहण ले रहे हैं दत्तक पुत्र में, किसी से विवाह कर रहे हैं, तलाक कर रहे हैं, वंशानुक्रम है, मेरी जमीन कल से मेरे पुत्र के नाम पर हो, मेरे पिताजी की जमीन मेरे नाम पर हो, ये वंशानुक्रम हुआ। तो ये सारे मामले हमारे पारिवारिक जो है कानून से संबंधित है। समझ रहे हैं? ओके, अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। धर्म के आधार पर अगर कोई आदमी भेदभाव नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जो आदमी नारियों की बात करता है, हम उसे नारीवादी कहते हैं। जो केवल जातिवादी की बात करता है, हम उसे जातिवादी कहते हैं। और जो लड़ाई, दंगे और समाज में भ्रम फैलाता है, समाज की शांति को खत्म करता है, हम उसे कहते हैं सांप्रदायिक आदमी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 बालकों 1000 लड़कों पर
लड़कियों की संख्या है ना, बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा कितनी है, 919 है ना। लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है, क्योंकि क्योंकि क्यों है लोकतंत्र, क्योंकि नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, संघर्षों को हल करने की एक विधि प्रदान करता है। तो सभी है ना। जिन जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, नो टेंशन रहिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन हाँ, क्लास 2 या 3 होगी, और 2 और 3 क्लास को कंप्लीट होने के बाद जो है आप लोगों को मैं जो है इसकी अवेलेबल करवा पाऊंगा, है ना। इसके पहले मैंने टेस्ट भी दिया है, सेट है, फटाफट से जाकर देख लीजिएगा। आपको मज़े नहीं आए तो मुझे जो है कमेंट करके कह देना कि मज़े नहीं आए, मान जाऊंगा, है ना। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर जो है नापा जाता है, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य की जो स्थिति, इन सभी के स्तर पर जो है हमारा विकास जो है नापा जाता है कि किस देश का कितना विकास है। निम्न में से मानव विकास में कौन सा राज्य अधिकांश निम्न या निचले स्तर पर रहता है, कौन सा रहता है निम्न या निचले स्तर पर, कौन सा राज्य रहता है, उड़ीसा राज्य साथियों रहता है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है, तो साथियों मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य जिसने कि सबसे पहले जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं साथियों। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो केरल जो है उसमें साथियों शिशु मृत्यु दर सबसे कम है ना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है ना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, क्या है, उद्यमियों के स्वामित्व, ठीक है। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके आधार पर, किसके पास रहता है, सार्वजनिक उद्यम है, अर्थात सभी यूज कर सकते हैं, तो सरकार के पास होगा, वाजिब सी बात है कि सरकार के ही पास ही रहेगा। हाँ, कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है, तो देखिए साथियों, हमारे आर्थिक विकास के आधार पर, है ना, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है हमारा प्राथमिक, है ना, एक होता है हमारा द्वितीय, और एक होता है साथियों हमारा तृतीय, है ना। आप लोग खेती करें तो आप खेती में प्रथम, है ना, द्वितीय खेती से उद्योग आया, द्वितीय, अब इन उद्योग में लोग सेवाएं, सेवाएं साथियों तृतीय, सेवाएं का मतलब होता है साथियों नौकरी, है ना। तो निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र में नहीं आता, बैंकिंग, अध्यापन, कॉल सेंटर में नौकरी करना, लेकिन मधुमक्खी पालन तो खेती पर डिपेंडेंट है, बाकी बात ठीक है। अगर आप लोगों को केवल कृषि आता है और बैंकिंग, अध्यापन, कॉल सेंटर आता है, ये तीनों लोग सेवाएं दे रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या उद्योग डाला इन्होंने, तो इस तरह से आप लोग एक साथ डेलीगेटेड करके एक साथ जो है इस तरह से कंपैरिजन करके भी जो सही आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक। कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र में आता है, आप लोगों को मैंने प्रथम द्वितीय तृतीय बना दिया है, तो संचार साथियों तृतीय में आता है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने और बेचने में सहमति रखते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जैसे आपको गेहूं चाहिए, उसको चने चाहिए, आप लोग आपस में बदल दोगे, तो यह आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ठीक है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है बैंकिंग, बैंक, सहकारी समिति, उपयुक्त में से कोई नियोक्ता, तो नियोक्ता जो साथियों औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। हाँ? प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, तो हम किन किन चीजों का करते थे साथियों, हम अनाज का करते थे, हम पशु का करते थे, सोना चांदी तांबे के सिक्कों का करते थे, हम जो है पुरान काल में हम इन चीजों का जो है मुद्रा के रूप में उपयोग करते थे, है ना। मुद्रा के आधुनिक रूप
में शामिल है। करेंसी, सिक्के, चेक या उपयुक्त सभी। तो क्या है इसमें, चेक भी जो है मुद्रा के रूप में शामिल है, तो उपयुक्त सभी जो है हम क्या करते हैं, मुद्रा के रूप में इन लोगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है साथियों, निम्न में से ऋण या साख के अनौपचारिक स्रोत नहीं है। क्या है, अनौपचारिक स्रोत नहीं है। तो बैंक है साथियों, अनौपचारिक स्रोत नहीं है ना। ठीक है, साहूकार, मालिक, व्यापारी, रिश्तेदार, दोस्त, ये सभी क्या है, अनौपचारिक स्रोत है। ठीक है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशक में द्रुत आवागमन देखा गया है ना, द्रुत आवागमन देखा गया है देशों के बीच वस्तुओं एवं निवेशों और लोगों का, है ना। वैश्वीकरण क्या होता है, ये आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। क्या होता है साथियों, अलग अलग देश एक साथ मिलके, या हमारे देश में जैसे अभी मोदी जी अमेरिका गए हुए हैं तो वहाँ एलन मस्क से मिले, तो इस तरह से क्या करते हैं, विश्व लेवल पर बिजनेस होता है ना। इसे वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ठीक है, सहायता पहुंचाई, किसको पहुंचाई, सभी लोगों को जो है उसने सहायता पहुंचाई। ऐसा नहीं है कि केवल विकसित देशों को या विकासशील देशों के श्रमिकों को ही पहुंचाई, हर आदमी को जो है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर पर जो है क्या किया है, सुधार करने का प्रयास किया। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच मध्य एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तीव्र और एकीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोध प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हम उस प्रक्रिया को कहते हैं साथियों उदारीकरण, है ना। फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई, तो 1995 में फोर्ड मोटर भारत में आई थी। ठीक है, कितने में आई थी, 1995। अब साथियों आज के लिए इतना ही काफी है। जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल में आप सभी को धन्यवाद। आगे देखिए है रिक्त स्थान, इन्हीं चीज को आगे सत्य सत्य भी है, कई सारी चीजें हैं। आज हमारे कुल 63 प्रश्न हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देखा है तो हमारे क्वेश्चन जो है आपके इस सेशन में हुए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है तो मुझे सब्सक्राइब भी मत कीजिए, मुझे लाइक भी मत कीजिएगा, लेकिन 3 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, सकता है अपने किसी दोस्त को जो है इससे बेनिफिट हो जाए, है ना। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। ठीक है साथियों, मिलता हूं अगले सेशंस में एक नई एनर्जी के साथ। अगर आपने सेट ए नहीं देखा तो वो भी देख कर आ जाइएगा, और फटाफट से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों से, ताकि अधिक से अधिक लोग देख लें तो उनका जो है भला हो जाए। थैंक यू साथियों, जय श्री